सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ छोटे वर्ड्स जो दिखने में तो एकटू से हैं लेकिन इनके मीनिंग बड़े ही अजीब से हैं। तो आज इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं बताऊंगा आपको इन वर्ड्स के बारे में जो कि आपने शायद ही कभी सुने होंगे। वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सर फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला वर्ड है गॉबल। गॉबल का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना या फिर जल्दी जल्दी निकलना या फिर आवाज करते हुए खाना। जैसे अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अरे वो लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अबे जल्दी पैक कर, जल्दी पैक कर, वो आ रहा है, वो सामने देख, जल्दी पैक कर। मतलब फटाफट पैक कर। अगर पैक करने की तो बात दूर की है, अगर आप खाने बैठ गए और आपने अपने दोस्तों को देख लिया, एक बाइट में सारा पिज्जा अंदर, तो यहाँ पर उस सेंस में हमको यूज करना है गॉबल का। मतलब जल्दी जल्दी जब आप किसी चीज को खाते हैं ना, उस सेंस में हम यूज करते हैं गॉबल का। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। यहाँ पर सेंटेंस है, उसने जैसे ही अपने दोस्तों को देखा उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही अपने दोस्तों को देखा उसने फटाफट मतलब जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया मतलब गॉबल का यूज करना है। तब उसका इंग्लिश बनेगा, द मोमेंट ही सॉ हिज फ्रेंड्स he started gobbling. The moment he saw his friends, मतलब जैसे उसने अपने दोस्तों को देखा उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। He started gobbling, मतलब उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। The moment he saw his friends, he started gobbling. इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड gobbling को। कैसा लगा ये वर्ड्स? अच्छा लगा होगा, इसलिए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। अबे थोड़ा धीरे का, तेरी कौन सी ट्रेन जा रही है? अबे थोड़ा धीरे खा, तेरी कौन सी ट्रेन भागी जा रही है? आप बहुत बार अपने दोस्त को ये बोल दोगे, अरे भाई थोड़ा धीरे खा, कौन सी ट्रेन भागी जा रही है। तो उसका इंग्लिश बनेगा, ईट स्लोली, व्हाट इज द रश। ईट स्लोली, व्हाट इज द रश। या फिर आप इसे गॉबलिंग की यूज भी कर सकते हैं, डोंट गॉबल, व्हाट इज द रश। अरे भाई थोड़ा धीरे खा, डोंट गॉबल, व्हाट इज द रश। या फिर धीरे खा, ईट स्लोली, व्हाट इज द रश। तो दोनों ही सेंस में आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको कहना है नेगेटिव सेंस में कि भाई जल्दी जल्दी मत खा, तो डोंट गॉबल करके उसे बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है कि थोड़ा धीरे खा, पॉजिटिव सेंस मतलब ईट स्लोली, आप उसे उस सेंस से भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है रॉम्प। रॉम्प का मतलब होता है कूद फान करना या फिर उछल कूद करना। जब बच्चे शोर के साथ में उछल कूद मचाते हैं, चहल पहल मचाते हैं, उस सेंस में हम कहते हैं रॉम्प। तो रॉम्प का मतलब होता है उछल कूद करना, कूद फान करना। आइए देखते हैं इसका भी एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा इसे किस तरह से यूज करना है। यहाँ पर सेंटेंस है, बच्चे पार्क में उछल कूद मचा रहे थे। बच्चे पार्क में उछल कूद मचा रहे थे। तब उसका इंग्लिश बनेगा, चिल्ड्रन वर रोम्पिंग इन द पार्क। Children were romping in the park. बच्चे पार्क में उछल कूद मचा रहे थे या फिर मौज मस्ती उड़ा रहे थे। उस सेंस में हमको यूज करना है romp का। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ओ उछल कूद मत कर वरना चोट लग जाएगी, अभी 10 दिन नहीं हुए अस्पताल गए को। उछल कूद मत करो वरना चोट लग जाएगी। तब उसका इंग्लिश बनेगा, Don't romp or else you may get injured. Don't romp or else you may get injured. मतलब आपको चोट लग जाएगी या चोट लग सकती है। अगला वर्ड है कट। कट का मतलब होता है जुगाली। ये एक नाउन है जिसका मतलब है जुगाली। लेकिन अगर आपको कहना है जुगाली करना तो आपको इसके साथ में च्युइंग जोड़ना पड़ेगा, च्युइंग द कट। च्युइंग द कट का मतलब होता है जुगाली करना। आइए समझते हैं इसे एक सेंटेंस में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसे किस तरह से यूज करना है। आपने बहुत बार सेंटेंस सुना होगा, अरे वो गाय जुगाली कर रही है, अरे वो भैंस जुगाली कर रही है, अरे वो घोड़ा जुगाली कर रहा है। च्यू द कट या फिर च्युइंग द कट मतलब जुगाली करना। किस तरह से सेंटेंस बनेगा देखिए, घोड़ा जुगाली कर रहा है या फिर वो भैंस जुगाली कर रही है। तब उसका इंग्लिश बनेगा, द बफलो इज च्युइंग द कट या फिर द हॉर्स इज च्युइंग द कट। The buffalo is chewing the cud या फिर the horse is chewing the cud। बफेलो मत बोलिएगा, बफेलो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, बफलो। इससे आप कहिएगा बफलो। बफलो मतलब कि भैंस, बफलो।
बफलो क्या है, जुगाली कर रही है। द बफलो इज चूइंग द कट। अगला वर्ड है डायर। ड्रायर नहीं, डायर। डायर का मतलब होता है भीषण, सख्त या फिर खौफनाक। मतलब कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सख्त है, मैं मेटल की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मेटल सख्त है तो आप उसे ऐसा बोल दें कि दिस इज डायर, नहीं। अगर कोई नियम कठोरता से दिया गया है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा जरूरत जिसको पड़ रही है, मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, मतलब उसे बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, तो हम कहेंगे ही इज इन डायर नीड। ही इज इन डायर नीड, वह बहुत ज्यादा जरूरत में, मतलब उसे बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। ही इज इन डायर नीड मतलब अगर मान लीजिए लॉकडाउन में किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, मतलब वो बहुत ज्यादा उसे पैसों की जरूरत है। ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, उस सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी चीज की बहुत ही कठोर कहे तो वार्निंग दी हुई है किसी चीज की, मतलब आपको ये कहा गया है कि इसे नहीं करना है, या फिर मान लीजिए किसी ने भूकंप की वार्निंग दे दी कि यहाँ भूकंप आने वाला है, सब संभल जाइए, सो उससे भी हम डायर वार्निंग कहेंगे। मतलब कि बहुत ही सख्त, यहाँ पर एक तरह से उसे कहे तो एक्यूरेट वार्निंग दी है कि ये भूकंप आएगा और आपको अपने को संभल कर रहना है। उस सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। फिलहाल देखते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर सेंटेंस है, उसे मदद की सख्त जरूरत है। उसे मदद की सख्त जरूरत है, तब उसका इंग्लिश बनेगा ही इज इन डायर नीड ऑफ हेल्प। ही इज इन डायर नीड ऑफ हेल्प, उसे मदद की सख्त जरूरत है। उसने भूकंप की पहले ही सख्त चेतावनी दे दी है। उसने भूकंप की पहले ही सख्त चेतावनी दे दी है, तब उसका इंग्लिश बनेगा ही हैज ऑलरेडी गिवन a dire warning about earthquake. He has already given a dire warning about earthquake. मतलब कि उन्होंने पहले ही भूकंप के बारे में जानकारी दे दी है। जिस किसी ने भी दी है उसने अपना नाम नहीं बताया है, इसलिए हम उसने कहा, मतलब कि वह, अगर यहाँ पे किसी का नाम होता तो वहां पर नाम भी हम ऐड कर सकते हैं। अगला वर्ड है मायर। मायर एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। अगर मैं इसे नाउन के यूज से कहूं तो मैं कहूंगा कीचड़ या फिर दलदल, लेकिन अगर मैं इसे वर्ब के यूज से कहूंगा तो मैं कहूंगा दलदल में फंस जाना या फिर कीचड़ में फंस जाना। मायर के दो मीनिंग है, पहला नाउन और दूसरा वर्ब। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है जिसे हम नाउन की तरह देख रहे हैं, वहां बहुत गहरा दलदल है। वहां बहुत गहरा दलदल है। There is a deep mire over there. There is a deep mire over there. वहां बहुत गहरा दलदल है। दूसरा सेंस, जब हम इसे वर्ब की तरह यूज करें तो वह कीचड़ में फंस गया या फिर वह दलदल में फंस गया, तब उसका इंग्लिश बनेगा he mired. He mired. वह कीचड़ में या दलदल में फंस गया। अब इसे स्टक के यूज से भी कह सकते हैं, ही स्टक इन द मायर या फिर ही मायर्ड, सिंपली भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। अगला सेंटेंस है, वह दलदल में फंसते फंसते बचा या फिर वह कीचड़ में फंसते फंसते बचा, मतलब फंस ही गया था। अगर आपने मेरा ऑलमोस्ट वाला यूज नहीं देखा है तो यहां जाकर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट का यूज पढ़ा है, वहां पर आप इसे अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा ही ऑलमोस्ट stuck in the mire या फिर he almost mired. He almost mired या फिर he almost stuck in the mire, उस सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। मतलब वो कीचड़ में फंसते फंसते बचा, मतलब फंस ही गया था। उस सेंस में हमको यूज करना है मायर का। अगला वर्ड है हॉबल। हॉबल का मतलब है, दो मतलब है हॉबल के। पहला मतलब है लंगड़ाना या फिर लड़खड़ाना। मतलब अगर आपके पैरों में दर्द है या फिर आपको चोट लगी है, इफ यू गेट इंजर्ड एंड यू आर हॉबलिंग, मतलब आप यहाँ पर लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, यू आर हॉबलिंग। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ाना या फिर लड़खड़ाना। दूसरा मतलब किसी भी जानवर या इंसान को बांध देना ताकि वो हिल ना सके, भाग ना सके। मान लीजिए आपने किसी चोर को बांध दिया पकड़ के, या किसी जानवर को बांध दिया ताकि वहां से भाग ना पाए, उसे हम हॉबल भी कहते हैं।
इसका एक और मीनिंग बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले समझ लेते हैं इन दोनों के सेंटेंसेस ताकि आपको एक और मीनिंग समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर सेंटेंस है, वह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। वह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। वो आ रहा लंगड़ा, देखो लंगड़ाते हुए यहाँ तक आया। बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, वह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा, तब उसका इंग्लिश बनेगा ही हॉबल्ड डाउन टू द हाउस। ही हॉबल्ड डाउन टू द हाउस। वह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। दूसरा सेंटेंस, वह लंगड़ाते हुए हमारे पास आया। वह लंगड़ाते हुए हमारे पास आया, तब उसका इंग्लिश बनेगा he came hobbling down to us. He came hobbling down to us. वह लंगड़ाते हुए हमारे पास आया। So guys, जिस तरह से हॉबल का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर लंगड़ाना, इसका एक और मतलब होता है किसी को बांध देना, इंसान या जानवर को बांध देना ताकि वो हिल ना सके। इसीलिए यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, इसी का यहाँ पर कहे तो सिनोनिमी है वो टेथर। टेथर का मतलब भी होता है बांध देना, मतलब किसी को बांध देना। टेथर, गाय को बांध दो, टेथर द काउ। घोड़े को बांध दो, टेथर द हॉर्स। इस तरह से आपको यूज करना है टेथर भी। तो टेथर कहें या हॉबल कहें, बात एक ही है, लेकिन हॉबल के मीनिंग बहुत सारे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि हॉबल यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है तो बांधने के लिए आप टेथर का यूज भी कर सकते हैं। अगला वर्ड है पैटर। पैटर का मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर तेजी से कदम चलना। जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तर 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 ऐसी आवाजें आती है, फड़फड़ फड़फड़ जैसे चलते हैं, पड़पड़ पड़पड़ की आवाजें आती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप चढ़ जाते हैं सीढ़ियों पर, तो जो आवाज आती है उसे भी पैटर कहा जाता है। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। वैसे सेल्समैन को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पैटर करता है, पैटरिंग, तो उससे हम कहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए वो पैटर करता है। पैटर सेल्समैन, उससे हम कह सकते हैं ही इज अ पैटर सेल्समैन, वो बहुत ही ज्यादा बड़बड़ करता है वो सेल्समैन। उस सेंस में हमको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड पैटर को। फिलहाल देखते हैं सेंटेंस। मुझे बच्चों की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आ रही है। मुझे बच्चों की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आ रही है, तब उसका इंग्लिश बनेगा आई कैन हियर द पैटर ऑफ चिल्ड्रंस फीट ऑन द स्टेयर्स। आई कैन हियर द पैटर ऑफ चिल्ड्रंस फीट ऑन द स्टेयर्स। मुझे बच्चों की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आ रही है। इस तरह से आपको यूज करना है पैटर को। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। इस सेंटेंस से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। अगर आपके घर में शीशे वाली खिड़कियां हैं तो बारिश के दिनों में जो पानी होता है वो फड़फड़ फड़फड़ जो शीशे उन पर लगता है तो पड़पड़ पड़पड़ की आवाजें आती है। उस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं पैटर का। किस तरह से? द रेन इज pattering against the window. The rain is pattering against the window. मतलब जो है पानी है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं, वो खिड़की पर टकरा रही हैं, मतलब कि उसमें आवाजें आ रही है। उस सेंस में हमको यूज करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, the rain is pattering against the window. अगला वर्ड है बास्क। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। ये ठंड के दिनों में सेंटेंस बड़ा ही प्यारा लगता है बोलने में। अपने दोस्त से कहते हैं ओ इधर आ, अबे ठंड पड़ रही है जरा धूप सेक ले। अबे ठंड पड़ रही है जरा धूप सेक ले, आप बोलते होंगे अपने फ्रेंड्स को, तब उसका इंग्लिश बनेगा इट इज गेटिंग कोल्ड, कम एंड बास्क इन द सन। इट इज गेटिंग कोल्ड, कम एंड बास्क इन द सन। मतलब धूप सेक ले, ठंड बहुत पड़ रही है। ओ ज्यादा धूप मत सेक, अबे ज्यादा धूप मत सेक। आप अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते होंगे ज्यादा धूप मत सेक। अगर वो आपके साथ में बहुत देर बैठ गया, आप उठ गए हैं तो आपको बुरा लगता है तू भी उठ, ज्यादा धूप मत सेक, चल ज्यादा धूप मत सेक, या फिर ज्यादा धूप में मत सेको, या फिर ज्यादा धूप मत सेको। तब उसका इंग्लिश बनेगा डोंट बास्क टू मच। डोंट बास्क टू मच, ओ ज्यादा धूप मत सेक, चल डोंट बास्क टू मच। अगला वर्ड है रैगमफिन। RAGAMUFFIN। स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, याद कर लीजिएगा। रैगमफिन। रैगमफिन का मतलब होता है फटेहाल व्यक्ति या फिर फटीचर, जिसके पास में कुछ भी नहीं है। फटेहाल व्यक्ति, एकदम उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। अ पर्सन वियरिंग टैटर्ड क्लॉथ्स, मतलब जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उसे हम कहते हैं रैगमफिन। इसका तो कोई सेंटेंस नहीं है, फिर भी आप बना सकते हैं। कमेंट में इसका सेंटेंस आप बनाकर मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एक सेंटेंस आपके लिए भी। अगला और आखिरी वर्ड है बाइट। बाइट का मतलब होता है रुकना या ठहरना। जहां पर आप स्टे कहते होंगे वहां पर आप बाइट का भी यूज कर सकते हैं।
stay here for some time, यहाँ थोड़ी देर रुको। bide here for some time, यहाँ थोड़ी देर रुको। आप उसे इस तरह से भी कह सकते हैं। आपने एक सेंटेंस बहुत बार अपने दोस्तों से या फिर आप कहीं भी गए हो तो आपने कहा होगा, अबे मुझे यहाँ कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? या फिर कोई बताएगा मुझे यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे कि यहाँ मुझे कितनी देर रुकना पड़ेगा? तब उसका इंग्लिश बनेगा, कैन एनीवन टेल मी हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू बाइड हियर? कैन एनीवन टेल मी हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू बाइड हियर? फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सेंट है थोड़ा सा फॉरेन निकलता है, इसलिए परेशान मत होइएगा। इसलिए मैं सेंटेंस को लिख देता हूँ। अगर आपको मेरा एक्सेंट अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे इम्प्रूव करना है अगर मेरा एक्सेंट, तो वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि आपको अपना एक्सेंट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ब्रिटिश बोलिए, हमको समझ नहीं आता है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। So friends, how was the video? Please tell me in the comment section below. If you like this video, please give a like to this video and share with your friends also, so that they can also learn something new. If you are new to my channel, please subscribe to my channel, hit the notification bell, set it to all so that you can get latest notification of my every post. It was enough for today's video. I am winding up the session. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.